हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेनियक्स। आज जो हम यूनिट लेके आए हैं वो है मनी एंड बैंकिंग का मनी चैप्टर। अब नया सिलेबस आ चुका है। आप सभी लोगों को पता है कि भाई सीबीएसई ने जो चेंज किया है और आपके इस पूरे सिलेबस को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में डिवाइड कर दिया है। तो ठीक है, आपके लिए मैं कहता हूँ आसान हो गया, अच्छा है। आधा आधा सिलेबस हमें करना पड़ेगा तो और ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। और जो फर्स्ट टर्म है, जैसा कि अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि वो एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड है। अब एमसीक्यू में क्या है कि आपको और ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई का ये गाइडलाइंस है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब में से ही आना है। ठीक है, तो थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज भी चाहिएगी। तो हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। एंड आई एम श्योर कि आपको ये अच्छा भी लगेगा, एडेड नॉलेज भी है, काम आएगी और एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। और जैसा कि हम हमेशा शेयर करते हैं कि भाई ये जो प्रेजेंटेशन है जो आज हम देखेंगे, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। और वहाँ पे और एडिशनल मटेरियल भी मिलेगा आपको, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए और अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। चलो, अब हम शुरू करते हैं मनी चैप्टर। ठीक है ना। अब मनी चैप्टर में जो है हम क्या पढ़ेंगे कि भाई मनी क्या है, या मनी जब नहीं था तो हमारी इकॉनमी में कैसे चलती थी, और मनी को लोग कंट्रोल करते हैं और किस तरह से इकॉनमी में इसका क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को हम ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले जो हम बात शुरू करते हैं कि मनी की डेफिनेशन से। सबसे आसान डेफिनेशन जो कहा जाए, हम कहेंगे मनी इज व्हाट मनी डज। आप सब लोग भी मानेंगे भाई, मनी ना हो तो फिर तो शायद आज के समय में कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके बड़े बड़े सपने हैं, आप चाहते हैं कि भाई अगर आपको अच्छी अच्छी जॉब्स मिले या जो भी आप प्रोफेशनली काम करें तो उसमें आपको इतनी अर्निंग हो कि भाई जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। और ये सब काम करने के लिए मनी की तो ज़रूरत होगी ही, और क्योंकि वो सारे काम मनी ही कर सकता है। तो हम ये कहते हैं कि मनी इज अ वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें इस डेफिनेशन के एक एक शब्द को अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत है कि भाई मनी क्या है वाइडली। तो वाइडली मतलब ज्यादा लोग सब जगह कह सकते हैं। एक्सेप्टेड मीडियम, क्योंकि सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये नहीं है कि जी आप एक शॉप पे जाओगे तो वो हाँ कर देगा, दूसरे पे जाओगे तो ना कर देगा। एक ट्रांजैक्शन हाँ हो जाएगी, दूसरी ट्रांजैक्शन मना हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, इट इज अ वाइडली मीडियम, एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि भाई आप जो है जब पैसे देंगे तो उसके बदले में आप कोई सा भी गुड या सर्विस को परचेज कर सकते हैं। तो ये जो हमने कहा कि मनी इज व्हाट मनी डज, या मनी इज अ वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये बड़ी बेसिक डेफिनेशंस हैं। लेकिन अगर हम इसके और डिटेल में चले जाते हैं तो हम कहेंगे कि मनी कैन बी डिफाइंड एज अ जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन। तो अगर हम ये कहें कि एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को आए, वैसे तो देखिए ये एक्सेप्टेड है कि अब तो एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन अभी स्कूल के अंदर जो है आपको टीचर्स किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि आप इस डेफिनेशन को याद करिएगा। इस डेफिनेशन की खास बात क्या है कि इसमें आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो अपने आप में आपको ये बता देते हैं कि मनी हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और मींस फॉर स्टैंड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तो बात हो ही गई कि भाई लेन देन जो हमें करना है वो पैसे से हम कर सकते हैं। फिर मेजर ऑफ वैल्यू,
कि आपको ये बताना कि कोई भी प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, तो आप मनी के से ही तो मेजर करते हैं, तो इसलिए वो मेजर ऑफ वैल्यू हो गया। स्टोर ऑफ वैल्यू की वेल्थ, आपके पास कितना पैसा है, तो वो जो वेल्थ को आप स्टोर करते हैं कि भाई हमने कहा आपके तिजोरी में इतने लाख रुपए रखे हैं या आपने बैंक में इतने पैसे रख रखे हैं, तो वो स्टोरेज। और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, जो हम कहते हैं आजकल ट्रेंड है ईएमआई पे चीज़ों को खरीदने का। इनफैक्ट डेफर्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट बैंकिंग के बाद आया, और बैंक कब आया, जब मनी आया। अगर मनी नहीं है तो बैंक नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर भी अब हम इसको ये देखने की अब कोशिश करते हैं कि जब पैसा नहीं था ह्यूमन सिविलाइजेशन में, तब क्या था। तो हम कहते हैं कि जब पैसा नहीं था, यानी मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो पीपल एक्वायर्ड एंड एक्सचेंज गुड्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ बार्टरिंग विच इन्वॉल्व्स डायरेक्ट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम कहते हैं कि इट इज नोन एज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो बार्टर सिस्टम तभी काम करता था जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है। अब इस बात का क्या अर्थ है कि देखिए, ये हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब एक तरह से इकोनॉमीज जो होती थी, शायद वो एग्रीकल्चर इकोनॉमीज या बहुत बेसिक, आज की तरह इतने सारे गुड्स नहीं होते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस बात को समझिए, लोग सेल्फ सफिशिएंट होते थे। मैं आपको सही बताऊं तो बार्टर सिस्टम से भी पहले अगर हम बात करें, तो हम कहेंगे कि उस जमाने में लोग एक दूसरे के लिए काम कर दिया करते थे। और कि भाई मैं, एक ए पर्सन है, मिस्टर ए को कोई चीज चाहिए, वो मिस्टर बी के पास चले गए, ठीक है। और क्योंकि उन्हें पता था कि भाई वो आइटम मिस्टर बी के पास है, तो मिस्टर बी वो उसको दे देते थे बिना बदले में कुछ लिए। अब आप कहोगे अरे ये कैसे, तो वो इसलिए क्योंकि सब सेल्फ सफिशिएंट होते थे, लेकिन एक दूसरे की हेल्प करते थे। और मिस्टर बी भी इसलिए दे देते थे क्योंकि मिस्टर बी को ये पता था कि जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी और मैं मिस्टर ए के पास जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप सोचो कि एक दूसरे का कितना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम इकोनॉमीज में होता होगा। आज क्या ऐसा देखने को मिलता है, नहीं ना। तो बट ठीक है, तब की दुनिया ऐसी थी, दुनिया बदलती है, जनरेशंस बदलती हैं, और अब ये और हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो लेकिन जो बार्टर सिस्टम को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि भाई अगर ए बी के पास गया, तो ए को लेट अस अज्यूम वीट चाहिए, तो उसको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वीट अगर बी उसको दे सकता है तो बी को क्या चाहिए। अगर बी को राइस चाहिए तो ए के पास राइस होनी चाहिए, तभी ये हो सकता है। तो सुनने में, सोचने में ये कितना मुश्किल लगता है। और जब मनी है तो हमें ये सब करना ही नहीं पड़ता, हम जेब में पैसे लेके जाते हैं दुकान वाले से, जो भी प्रोडक्ट हमें लेना है उसको हम पैसे के बदले में ले लेते हैं। तो मनी ने कन्वीनियंस ला दी, लेकिन मैं कहूंगा कि उस जमाने में भी एक खूबसूरत इकॉनमी थी कि लोग एक दूसरे की मदद कर लेते थे, ठीक है ना, एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न। लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि भाई जब मुझे जरूरत होगी तो ये मेरी हेल्प कर देगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब तो इस बार्टर सिस्टम की क्या कमियां थी कि भाई अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है तो फिर एक्सचेंज नहीं हो सकता। उसी तरह से आप चीजों की वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। जब मनी ही नहीं है तो ये कैसे बता लगे कि कोई आइटम कितने की है। इसीलिए तो मैंने कहा कि उस जमाने में ये होता था, भाई मेरे पास ये चीज है, अगर किसी को चाहिए और वो मेरे से लेने आया तो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ईएमआई सिस्टम नहीं हो सकता। और लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, वेल्थ भी स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो तभी एग्जिस्ट करते थे जब मनी था। चलिए मनी से पहले के इतिहास में चलने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि ये सिलेबस का पार्ट है, या ये भी नहीं कह सकता बिल्कुल, लेकिन थोड़ी एडिशनल नॉलेज जस्ट टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग कि भाई पैसा
जो आज हम कहते हैं कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो कब आया, या पैसा जब नहीं था तो कितना था। तो उस चीज के लिए मुझे आपको करीब 11,000 साल पहले ले जाना पड़ेगा, यानी 9,000 बीसी के पास। तो हम कहते हैं उस जमाने में गिफ्ट इकोनॉमीज थी, कि जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया कि भाई ए ने बी को दे दिया जो बी को चाहिए, और जब ए को कुछ चाहिए होगा तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से बी से बाद में ले लेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की, ये इसको हम गिफ्ट इकोनॉमीज कह लो, बार्टर इकोनॉमीज कह लो, ठीक है ना, करते करते हम शायद 1100 बीसी पे चले गए। बीसी आई बिलीव आप लोग समझते हैं बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि अब जो करंट पीरियड चल रहा है 2021, तो हम उसको 2021 एडी कहते हैं, यानी एनो डोमिनी, ठीक है ना। तो उससे पहले, एडी से पहले बीसी था। तो यहाँ पे सुनने में आता है कि 1100 बीसी में शायद पहली बार चाइना के अंदर करेंसी का जिक्र होना शुरू हुआ, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते 700 एडी तक आ गए हम, जब पहली बार पेपर करेंसी के बारे में किसी ने सुना। और ऐसे बढ़ते बढ़ते डॉलर 1933, ठीक है, इनफैक्ट 792 एडी में डॉलर की टर्म आ चुकी थी मार्केट के अंदर। और 1933 में तो एक तरीके से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने सारे बैंक्स को बंद करके, और जो है तब कर दिया था, और सारी जगह गोल्ड के रिजर्व्स सेटअप कर दिए थे। तो लेकिन बाद में प्रेसिडेंट निक्सन ने उस चीज को खत्म किया। और फिर 1946 एडी के अंदर आप ये मान लीजिए पहली बार जॉन बिगिंस ऑफ द फ्लैटबुश नेशनल बैंक क्रिएटेड फर्स्ट बैंक इशूड कार्ड। तो पहला कार्ड 1946 एडी के अंदर आया था, और जो कि आज अगर हम 2009 तक आते आते हम बिटकॉइंस तक आ गए। तो आप ये सोचिए कि मनी की जर्नी, कभी गोल्ड कॉइन्स आए इतिहास में, हमने लेदर कॉइन, मतलब इवैल्यूएशन हुआ करेंसी का, ठीक है, कॉपर कॉइन्स, लेदर कॉइन्स, ठीक है, फिर पेपर करेंसी आई, फिर प्लास्टिक करेंसी आई, और अब आज जमाना क्रिप्टो करेंसी का है, ठीक है। लेकिन हाँ, इट इज टू अर्ली, क्योंकि कहने को 2009 एडी में आ गया था, लेकिन अभी भी हर कंट्री में वो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट नहीं हुई है। बट ठीक है, पता होना चाहिए कि ये जर्नी जो मनी ने देखी, और वो हमारी लाइफ को कितना बदल रही। तो जो एवोल्यूशन ऑफ मनी की हम बात करते हैं कि भाई बार्टर से लेके वो क्रिप्टो करेंसी तक चली गई, तो कहने का मतलब क्या है कि मनी हैज कम अ लॉन्ग वे। गिफ्ट इकोनॉमी से लेते लेके आज हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तक पहुंच चुके हैं। तो आप देखोगे ओवर द इयर्स ह्यूमंस ने इवॉल्व किया, सब कुछ अलग अलग तरह के रेप्लिकास बनाए, और ट्रांजैक्शंस को आसान करना शुरू कर दिया। एक टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी चली जाती है, और फिर वो दैट टेक्स ओवर। तो हमें ये बात देखने की जरूरत है कि चीजें जब बदलती हैं तो हम कितनी वाइजली डिसीजंस लेके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। खैर, ये तो बात हुई मनी की। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। अब मनी सप्लाई जो है, इसका बेसिक मतलब होता है total stock of money available in the society to be used by the people at a given point of time, and of course in the economy. तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो हमें पता होता है कि जो भी रेगुलेटर्स हैं मनी के, अगर हम अपने देश की बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स द आरबीआई। तो वो ये जानते हैं कि भाई मनी हेल्ड बाय द पीपल कितना है एक टाइम में। तो इसके हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी के बेसिकली दो एलिमेंट्स होते हैं, करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द पब्लिक। अब इसके क्या मतलब है? तो करेंसी विद द पब्लिक का मतलब होता है कि
household, firms and institutions but other than banks and government। यानी कि हम जो पैसा बैंक का है या जो पैसा सरकार का है उसको हम करेंसी विद द पब्लिक नहीं मानते। तो करेंसी विद द पब्लिक क्या माना जाता है कि करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन दैट इज इशूड बाय द आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ रुपी नोट्स और कॉइन्स इन सर्कुलेशन या फिर जो छोटे छोटे कॉइन सर्कुलेशन में होते हैं। तो जो ये करेंसी है इसको हम बेसिकली फिएट मनी कहते हैं। फिएट मनी क्यों? फिएट का बेसिकली मतलब होता है ऑर्डर, राइट? तो वो आपको पता है गवर्नमेंट इशूड होती है और नो बडी कैन रिफ्यूज द पेमेंट इन व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर मेड। आप खुद सोचिए, आप जो इंडिया में रहते हुए इंडियन करेंसी लेकर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो क्या वो मना कर सकता है वो लेने से? नहीं, दैट इज क्रिमिनल ऑफेंस। और वो क्यों नहीं मना करता? क्योंकि वो एक तरह से वो एक लीगल टेंडर है। भाई सरकार ने कहा है। अच्छा, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये कि अगर आपने कहा कि 2000 रुपए का नोट है आपके पास, तो क्या एज अ कमोडिटी उस चीज की वैल्यू 2000 है? नहीं। लेकिन उसको हम 2000 रुपए का क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने उसको ऑथराइज किया हुआ है दैट दैट पेपर करेंसी शुड बी ट्रीटेड एज अ 2000 रुपी नोट। ठीक है ना? तो ये चीज, तो इससे क्या होता है, जो पेपर करेंसी है और क्योंकि आरबीआई इशू करती है तो उससे बैंक्स को ज्यादा कंट्रोल मिलता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है ना? फिर हम आ जाते हैं डिमांड डिपॉजिट्स विद द पब्लिक। अब डिमांड डिपॉजिट्स एक तरीके का बैंक मनी है या डिपॉजिट मनी है। आप उसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब जैसे आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है, करंट अकाउंट में पड़ा है, कि भाई आपको किसी को पेमेंट करनी है, आपने चेक दे दिया, डिमांड ड्राफ्ट बनवा दिया, आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हो जाती है, तो आपको वो बैंक ने ऑथराइज किया हुआ है कि भाई दैट चेक कैन बी ट्रीटेड एज एज गुड एज कैश, आप तुरंत दे। लेकिन टाइम डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर ही आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एफडीज होंगी तो आपको एफडीज के अगेंस्ट चेकबुक्स नहीं मिलते, राइट? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब ये जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं वो बेसिकली आरबीआई ने ही पब्लिश किया और वो चार तरीके के हैं। आप ये मान सकते हो कि मेनली आपके सिलेबस में पहले दो ही हैं, M1 एंड M2, बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज होना हमेशा अच्छा रहता है। तो M1 क्या है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई डिमांड डिपॉजिट्स कौन से, जो कि आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हैं या करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है। फिर M2, इसमें M1 तो है ही है, बट साथ में आपका जो पोस्ट ऑफिस के अंदर आप अपनी सेविंग डिपॉजिट्स करते हैं, दैट इज M2। M3 की अगर हम बात करें तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, अब टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए। और M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट सेविंग, जैसे आप इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, एनएससी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब चीजें M4 के अंदर आती हैं। अब जैसे हमने कहा कि चार मेजर्स हैं M1 से लेके M4 तक, तो जिसमें हम M1 और M2 को नैरो मनी कह सकते हैं और M3 और M4 को हम ब्रॉड मनी कहते हैं। और जो ये सीक्वेंस है कि भाई हम M1 से M4 तक जा रहे हैं, तो हम कहते हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब M1 जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड, लिक्विड मतलब जो कि कैश की फॉर्म में, और M1 तो है ही एग्जैक्टली कैश, तो उसको कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ रहा। और जो M4 है, इट इज द मोस्ट लीस्ट लिक्विड, मतलब उसको कैश में कन्वर्ट करने में सबसे ज्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, और M1 इज एज गुड एज कैश ओनली, तो इसीलिए, और M3 लेकिन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है और इसीलिए उसको एग्रीगेट मनी रिसोर्स भी
कहते हैं। तो आई बिलीव आपको ये जो मनी का बारे में आपको बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। प्रेजेंटेशन जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, तो आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे कि उनको भी इन चीज़ों का फायदा हो। और हम अगले वीडियो में जो है टॉपिक लेकर आएंगे बैंकिंग का। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।